नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइबर क्राइम माइनर पेपर के एमसीक्यूज को। तो इसे हम कई भाग में देखेंगे। आज मैं आपके लिए पहले पार्ट को लाया हूँ क्योंकि यह कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसलिए इसके क्वेश्चंस हिंदी में बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश में ही हैं, लेकिन मैं इन्हें हिंदी में भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? डाटा थेफ्ट, फोर्जरी, डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक साइबर क्राइम का यानी साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? डाटा की चोरी करना, डेटा में हेर फेर करना, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के लिए यदि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डालते हैं तो ये साइबर क्राइम नहीं है। लेकिन किसी के डेटा की चोरी करना, किसी के डेटा के साथ हेर फेर करना, फोर्जरी करना, या किसी के डेटा या सिस्टम को डैमेज करना, ये तीनों ही साइबर क्राइम में आता है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज इनटू टाइप्स 4, 3, 2 और 6। साइबर क्राइम को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4, 3, 2 या 6? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2। साइबर क्राइम को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं साइबर इनेबल्ड क्राइम। साइबर इनेबल्ड क्राइम सामान्य क्राइम ही होता है, जैसे सामान्य अपराध जो होते हैं वही अपराध किए जाते हैं इसमें, लेकिन उसमें कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ली जाती है, तो इसे हम कहते हैं साइबर इनेबल्ड क्राइम। और दूसरा प्रकार होता है एडवांस्ड साइबर क्राइम। एडवांस साइबर क्राइम का मतलब है ये बेसिकली पूरी तरीके से इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे सिस्टम को प्रभावित करना, दूसरे के डेटा को प्रभावित करना, किसी सिस्टम को, व्यक्ति को, गवर्नमेंट को, किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। और ये हाई टेक अपराध होता है, हाई टेक, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होती है इसे करने के लिए। तो इन दो भागों में साइबर क्राइम को कैटेगराइज किया गया है लीगली। ऐसे तो साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार हैं। यदि इंडिविजुअली देखा जाए तो साइबर क्राइम 12-15 तरीके के होते हैं, लेकिन दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम? फिशिंग, इंजेक्टिंग ट्रोजन टू अ टारगेट विक्टिम, MITM, या क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन द डीप वेब। निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? पीयर टू पीयर मतलब दोनों और व्यक्ति जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में क्राइम किया जा रहा है किसी तरीके से। तो फिशिंग में ऐसा होता है, ट्रोजन या कोई वायरस को इंजेक्ट किया जाता है विक्टिम के कंप्यूटर में, तो भी ये होता है। MITM में भी पीयर टू पीयर साइबर क्राइम होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के डिटेल को डीप वेब में लीक कर देना, यानी इंटरनेट की दुनिया में आपके कार्ड के डिटेल को डाल देना, तो इसमें केवल पीयर टू पीयर अपराध नहीं हो रहा है। एक और आप हैं, दूसरी ओर पूरा का पूरा डीप वेब है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल्स? साइबर अपराधियों के द्वारा निम्न में से क्या नहीं किया जाता है? अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस, अपुष्टिकृत तरीके से अकाउंट को एक्सेस करना, मास अटैक यूजिंग ट्रोजन एंड बॉटनेट, ट्रोजन और बॉटनेट को यूज करते हुए बड़े लेवल पे हमला करना, ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, ईमेल के माध्यम से स्पूफिंग और स्पैम करना, या रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम। तो भाई देखो, साइबर क्रिमिनल जो है, किसी सिस्टम में यदि वल्नरेबिलिटी है यानी उसमें कहीं दोष है, आसानी से उसके अंदर घुसा जा सकता है, इस रिपोर्ट करने क्यों जाएगा साइबर अपराधी? वो तो अनऑथराइज तरीके से आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, ट्रोजन वगैरह के माध्यम से आपके ऊपर अटैक करेगा, स्पैमिंग करेगा, स्पूफिंग करेगा, वो आपको रिपोर्ट करने क्यों जाएगा? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर?
इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियाज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या द टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय कानून व्यवस्था में कौन सा कानून है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के रूप में जाना जाता है। तो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया गया है जो आईटी के फील्ड में लागू है। इसके बाद देखिए, इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस। भारत में आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो ईयर 2000 में आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ITA 2000? तो ITA 2000 का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अभी हमने देखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 प्रपोज अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट। IT एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आजीवन कारावास की सज़ा को प्रपोज किया गया है या बताया गया है? तो सेक्शन 66F, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सेक्शन 66F में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है कुछ प्रकार के साइबर क्राइम के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रपोज्ड पनिशमेंट फॉर द साइबर टेररिज्म इन IT एक्ट? 1 करोड़ रुपीज़ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, 6 ईयर इम्प्रिजमेंट या 10 ईयर इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइबर टेररिज्म यानी साइबर आतंकवाद के लिए IT एक्ट में क्या सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। तो यदि साइबर हमले के माध्यम से कोई आतंकवाद फैलाता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इन द IT एक्ट? यदि किसी के पहचान को चुरा लिया जाए तो ऐसे केस में IT एक्ट में क्या सज़ा दी जाती है? 3 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 2 लाख रुपीज़ पेनल्टी, 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी, 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी और बोथ या नन ऑफ द एबव। तो देखो, कोई भी सज़ा होती है ना किसी भी कानून में, तो कारावास की सज़ा भी दी जा सकती है, पेनल्टी भी लगाया जा सकता है या दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती हैं। तो यदि आपकी पहचान को चुरा कर किसी ने साइबर क्राइम किया है तो IT एक्ट में 3 साल की कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सज़ा एक साथ देने का प्रोविज़न IT एक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच इज़ द अपील कोर्ट ऑन द ऑर्डर इशू बाय द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। यदि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से आप खुश नहीं हैं, उसने कोई ऑर्डर दिया है, तो आप किस कोर्ट में अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या मुंसिफ कोर्ट। तो देखो, IT एक्ट के लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ये कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल की मानी जाती है और ये जो फैसला देती है, यदि इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल? 6 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वहाँ का मतलब जो हेड होता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस यानी कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, द सेक्शन डील विथ द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 3 या सेक्शन 7। तो ये पूछ रहा है IT एक्ट में कौन सा सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर के सरकारी उपयोग को बताता है या जिस सेक्शन में इसकी चर्चा की गई है। तो ये चर्चा की गई है सेक्शन 6 में। इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को गवर्नमेंट या इसकी एजेंसियां किस तरीके से यूज कर सकती हैं, उसके संबंध में क्या नियम कानून है, ये सारे सेक्शन 6 में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, द सेक्शन डील विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। वह कौन सा सेक्शन है जो डिजिटल सिग्नेचर को
रिकॉग्निशन प्रदान करता है, लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता देता है। सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 4 या सेक्शन 6। तो डिजिटल सिग्नेचर को सेक्शन 5 जो है मान्यता देता है, इसे फिजिकल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट माना गया है सेक्शन 5 में। इसके बाद देखिए, द सेक्शन डील विथ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी रूप से मान्यता देता है? सेक्शन 3, 5, 4 या 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है, कानूनी मान्यता दी गई है। तो सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान्यता दी गई है, सेक्शन 5 में डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई है, और सेक्शन 6 में डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रयोग गवर्नमेंट और इसकी एजेंसियों के द्वारा किए जाने के बारे में मान्यता दी गई है। इन तीनों सेक्शन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजर अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 विच कम इनटू इफेक्ट ऑन। आईटी एक्ट 2000 में एक नया अमेंडमेंट लाया गया था, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के स्वरूप में। ये कब प्रभाव में आया, यानी कब से लागू हुआ? अक्टूबर 27, 2009, अक्टूबर 27, 2008, जून 1, 2008 या जुलाई 3, 2009। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 अक्टूबर 2009 से ये अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इमेज ऑफ अ पर्सन्स प्राइवेट पार्ट्स विदाउट कंसेंट एज पर आईटी एक्ट 2000। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट की कोई इमेज या फोटो पब्लिश कर दिया जाता है बिना उसकी सहमति के, तो इस केस में आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत क्या पेनल्टी लगेगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, 5 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 5 लाख रुपीज़ पेनल्टी आर बोथ, 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 2 लाख रुपीज़ पेनल्टी आर बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, ऐसे केस में 3 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपए पेनल्टी लगाया जा सकता है, या ये दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, विच आर द सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। आईटी एक्ट के कौन से ऐसे धाराएं हैं जो क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखेबाजी या फ्रॉड से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रेडिट कार्ड के संबंध में धारा 43, 66, 66C और 66D, ये 4 धाराएं हैं जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड को देखती हैं। अगला प्रश्न है, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेज ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का कौन सा कानून जो है डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो ये है आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ठीक है ना। इसके पहले जो आईटी एक्ट आया था उसमें डेटा प्राइवेसी से संबंध में बातें नहीं कही गई थीं। अब डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में बातें अमेंडमेंट एक्ट 2008 में लाई गई। अगला प्रश्न, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाई इम्पर्सोनेशन बाई यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो 66D में इसके संबंध में कहा गया है, धाराएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा यदि कोई फैसला दिया गया है और उसके अगेंस्ट में आप अपील करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम लिमिट क्या है पूछ रहा है। तो ये टाइम लिमिट होती है 60 डेज की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फैसला आने की तारीख से 60 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपील करते हैं तो वो टाइम बार्ड माना जाता है, यानी देरी से अपील फाइल किया जाना माना जाता है। उसे कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, इन जनरल हाउ मेनी की एलिमेंट कंस्टिट्यूट द इंटायर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। सामान्य रूप से किसी भी सुरक्षा के स्ट्रक्चर में कौन कौन से की एलिमेंट मिलकर सुरक्षा घेरा को बनाते हैं? मतलब कितने एलिमेंट मिलकर सुरक्षा घेरा को बनाए रखते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो देखो, किसी भी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो उसको
कंस्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले देख ही लेते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है ऑथेंटिसिटी और चौथा है अवेलेबिलिटी। ये 4 ऐसे घटक हैं जो मिलकर किसी भी साइबर सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू CIA ट्रेड विच ऑफ द बिलो मेंशन एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन अ ट्रेड। तो देखो CIA ने एक ट्रेड बनाया। ट्रेड का मतलब होता है 3 एलिमेंट का एक समूह, ठीक है ना। ये साइबर सिक्योरिटी के 4 एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन CIA ने 3 एलिमेंट बताए हैं साइबर सिक्योरिटी के, और उसे CIA ट्रेड कहा है। और उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट शामिल किए हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी शामिल किया है, इंटीग्रिटी को शामिल किया है, अवेलेबिलिटी को शामिल किया है, लेकिन ऑथेंटिसिटी को उसने शामिल नहीं किया गया है। तो सामान्य रूप से साइबर सिक्योरिटी के 4 घटक होते हैं, लेकिन CIA के ट्रेड में बाकी तीनों को तो शामिल किया गया है, लेकिन ऑथेंटिसिटी को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है व्हेन यू यूज वर्ड व्हाट इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम गेटिंग डिस्क्लोज। किस वर्ड का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये डिस्क्लोज ना होने पाए, यानी किसी और को पता ना चलने पाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन या अवेलेबिलिटी। तो देखो डेटा को संभाल कर रखना कि वो किसी और को पता न चलने पाए, इसी को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट मीन द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाई अननोन यूजर। यानी निम्न में से किस शब्द का अर्थ ये है कि डेटा को किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मॉडिफाई यानी उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं है, या बदलाव करने का उसे अनुमति नहीं दिया जाता है। तो ये होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि कंप्यूटर में डेटा फीड करने के बाद कुछ ऐसी सेटिंग कर दी जाती है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई अननोन यूजर डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को, इसी सुरक्षा की व्यवस्था को इंटीग्रिटी कहा जाता है। अगला है व्हेन इंटीग्रिटी इज लैकिंग इन अ सिक्योरिटी सिस्टम व्हाट ऑकर्स। यदि इंटीग्रिटी की कमी होती है किसी सुरक्षा व्यवस्था में तो क्या घटना हो सकती है? डेटाबेस हैकिंग, डेटा डिलीशन, डेटा टेम्परिंग या डेटा लीकेज। तो देखो यदि इंटीग्रिटी की कमी है, यानी डेटा कोई अननोन व्यक्ति उसे मॉडिफाई करने के लिए रोका नहीं गया, तो डेटा टेम्परिंग हो सकती है। टेम्परिंग का मतलब डेटा में बदलाव कर देना, ठीक है ना, हेर फेर कर देना। हैकिंग का मतलब तो ये है कि डेटा को पढ़ लेना। डेटा डिलीशन का मतलब है कि डेटा को पूरी तरीके से गायब कर देना। डेटा लीकेज का मतलब है कि डेटा को चुरा कर कहीं और पे भेज देना, लीक कर देना। लेकिन डेटा टेम्परिंग का मतलब है कि डेटा को ही बदल देना, ठीक है। तो इंटीग्रिटी यदि नहीं होगी किसी सिस्टम में तो डेटा टेम्परिंग का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ओनली ऑथोराइज यूजर आर कैपेबल टू एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। किस शब्द का मतलब ये है कि केवल ऑथोराइज यूजर्स जो हैं वही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेप्यूडिएशन या अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये निर्धारित करना कि कौन सा व्यक्ति डेटा को एक्सेस कर पाएगा और कौन सा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी के अंतर्गत हम निर्धारित करते हैं। इसके बाद देखते हैं वाई दीज 4 एलिमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अवेलेबिलिटी आर कंसिडर्ड फंडामेंटल्स। इन 4 एलिमेंट को फंडामेंटल्स क्यों माना जाता है किसी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो दे हेल्प अंडरस्टैंडिंग द हैकिंग बेटर, दे आर की एलिमेंट टू अ सिक्योरिटी ब्रीच, दे हेल्प अंडरस्टैंड सिक्योरिटी एंड इट्स कंपोनेंट बेटर, या दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द साइबर क्राइम बेटर। तो देखो ये चारों एलिमेंट जो है ना सुरक्षा को और अच्छी तरीके से समझने में और इसके कंपोनेंट को और बेहतर तरीके से डिजाइन करने में मदद करते हैं। इसलिए इन चारों को जो है फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है
दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक यूजर। दिस रेफर्ड टू हियर एज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी या अवेलेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे हिंदी में बता देते हैं कि कौन सी ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जो डेटा के या इंफॉर्मेशन के ओरिजिन को और यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, डेटा डैश इज यूज्ड इंश्योर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी को और बेटर बनाने के लिए या इंश्योर करने के लिए? डेटा इंक्रिप्शन, डेटा लॉकिंग, डेटा डिलीटिंग या डेटा बैकअप। तो देखो, डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए या उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का गुण लाने के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि डेटा को उसी स्वरूप में दूसरी जगह भेजा नहीं जाता है। कहीं पे डेटा को और भेजना होता है तो पहले उसे कोडेड डेटा के रूप में उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसे पढ़ नहीं पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ेगा तो उसे खाली कोड ही कोड दिखाई देंगे, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। डेटा इंक्रिप्शन किया जाता है, कोड में बदल दिया जाता है, फिर सामने वाले व्यक्ति तक उसे भेजा जाता है। सामने वाले व्यक्ति का कंप्यूटर उसे डी इनक्रिप्ट करता है, यानी कोड को वापस डेटा में कन्वर्ट करता है और सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ पाता है। जैसे व्हाट्सएप पे भी इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, बहुत बार देखे होंगे, योर डेटा इज इनक्रिप्टेड। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो आपके मोबाइल में भेजा गया, वो तुरंत कोड में बदल जाएगा और कोड में बदल के पूरे इंटरनेट पे वो घूमेगा और सामने वाले व्यक्ति तक जब पहुंचेगा तो वहाँ पे वो डिकोड होके वहाँ के व्हाट्सएप में दिखाई देगा। ठीक है ना। बीच में रास्ते में कहीं भी कोई चाहे कि उस डेटा को हम पढ़ लें कि क्या लिखा गया है, क्या मैसेज लिखा गया है, तो वो पढ़ा नहीं जा सकता है। वो कंपनी पढ़ सकती है, व्हाट्सएप चाहे तो उसे डिकोड कर सकती है, या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह उस डेटा को डिकोड करवा सकती हैं, लेकिन कोई हैकर उसे हैक करके नहीं पढ़ पाएगा। तो इसी को कहा जाता है डेटा इंक्रिप्शन। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये केवल बीकॉम के लिए नहीं है। हर तरीके के यूजी कोर्स में साइबर लॉ माइनर पेपर लोगों को देना है, बच्चों को देना है। तो आप अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।